नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। इस समय देश की सियासत में जो माहौल है सियासत का वो खूब गरमाया हुआ है। एक तरफ राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार पर जो संकट है उसने राजनीति के गलियारे में ज़बरदस्त गर्मी पैदा की हुई है। जुलाई में देश को नया राष्ट्रपति मिलना है। 24 जून को अभी जो राष्ट्रपति 24 जुलाई को माफ़ कीजिएगा, अभी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। 25 जुलाई को हर बार जो नए राष्ट्रपति होते हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। 1977 25 जुलाई को राष्ट्रपति ने शपथ लिया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति देश में शपथ लेते हैं। 29 जून को राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं 18 जुलाई को इसकी वोटिंग होगी और 21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर के लंबी माथापच्ची के बाद अब उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने महिला उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति के महिला उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया है, तो वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। द्रौपदी मुर्मू की थोड़ी सी बात कर ली जाए। द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में उनका जन्म हुआ था। 65 साल की उम्र में आपको बता दें कि अगर वो राष्ट्रपति हो जाती हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो अब तक भारत के इतिहास की सबसे युवा, सबसे कम उम्र वाली राष्ट्रपति होंगी। बहरहाल उनके कैरियर की शुरुआत एक शिक्षिका के तौर पर हुई। फिर 1997 में वो पार्षद बनी। उसके बाद वो रायरंगपुर से विधायक चुनी गई। 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीती और 2 बार विधायक रहीं। एक बार वो वहाँ पर मंत्री रहीं। 2007 में ओडिशा के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार उनको मिला, जिसके लिए उनको नीलकंठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। 18 मई 2015 को मुर्मू झारखंड की राज्यपाल बनी। वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा वो पहली ऐसी महिला थी आदिवासी समुदाय से आने वाली जो किसी राज्य की गवर्नर बनाई गई थी। पहली उड़िया नेता थी जिनको किसी राज्य का गवर्नर बनाया गया। इनका जो कार्यकाल था वो 18 मई 2020 तक चला। अब मुर्मू का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया गया है। माना जा रहा है कि 25 जून को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जो उनके सांसद और वरिष्ठ नेता हैं उन सभी को 25 जून को दिल्ली में रहने का आदेश कर दिया है। ये उनके नामांकन में इन सबको शामिल होना है और ऐसे में उन सबका दिल्ली रहना ज़रूरी है। अब अगर राष्ट्रपति के तौर पर उनका चयन हो जाता है तो वो पहली आदिवासी नेता बनेंगी जो भारत के इस सर्वोच्च पद पर, यानी भारत की प्रथम नागरिक बनेंगी। पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। महिला के तौर पर देखा जाए तो वो देश की दूसरी राष्ट्रपति बनेंगी प्रतिभा देवी पाटिल के बाद। विपक्ष की बात की जाए, अब द्रौपदी मुर्मू के नाम के पीछे का जो भारतीय जनता पार्टी का कारण रहा है उस पर अभी आगे बात करेंगे। पहले जरा हम विपक्ष के कैंडिडेट की बात कर लें। विपक्ष के कैंडिडेट के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम आया सामने। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कभी रहे हैं। उनको केवल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बागी नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पर यशवंत सिन्हा बेहद मुखरता के साथ यशवंत सिन्हा ने बोला है, वो आगे आते रहते हैं। मुख्यमंत्री को अपनी
कार्यकाल के दौरान जब वो, चूँकि यशवंत सिन्हा पूर्व IAS थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने राजनीति फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति की, चंद्रशेखर के साथ राजनीति की। वो 1990 में चंद्रशेखर के सरकार में वित्त मंत्री बने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी तब भी वो वित्त मंत्री बने, यानी 2 बार वो वित्त मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा विदेश मंत्री भी रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने एक बार एक मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान, जब वो नौकरी कर रहे थे उस समय, उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा था कि संभवतः मैं कभी भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकता हूं, पर आप चाह कर भी कभी भी IAS नहीं बन सकते हैं। तो यशवंत सिन्हा तेज तर्रार और तेवर वाले नेता माने जाते हैं, जानकार, पढ़े लिखे और आर्थिक मामलों से लेकर के और विदेश मामलों के साथ साथ तमाम अलग अलग मामलों के वो जानकार के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से एक मजबूत दावेदार के तौर पर यशवंत सिन्हा को देखा जा रहा है। ये पहले शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी, HD देवेगौड़ा, तमाम नामों पर विचार करने के बाद, चूँकि शरद पवार ने पहले इनकार कर दिया, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला इस दौड़ से बाहर हुए। गोपाल कृष्ण गांधी जो महात्मा गांधी के पौत्र और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था। फिर HD देवेगौड़ा के भी नाम पर चर्चा चली, पर अंत में यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष में एकरूपता बन पाई। अब हम लौटते हैं भारतीय जनता पार्टी के महिला आदिवासी उम्मीदवार देने के कारण के पीछे। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वो जो उसके कोर वोटर्स में अब महिलाएं जुड़ चुकी हैं, मुर्मू के सहारे वो उनको और उन पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा 60 से ज़्यादा सीटें जो लोकसभा की हैं उनको उस पर द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार होने से भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जो ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए आरक्षित हैं। 60 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी समुदाय का खासा प्रभाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो हैं वहाँ पर आदिवासी समुदाय का एक खास पकड़ है। आदिवासी समुदाय के जो वोटर्स हैं उनकी खासी संख्या है और वो वहाँ पर चुनाव को प्रभावित करते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले साल 1.5 साल में चुनाव होने हैं। गुजरात में तो इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना करके और सीधे सीधे इन चुनावों में महिला जो वोटर्स, जो बड़ी संख्या में महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके वोटर के रूप में जुड़ चुकी हैं, उन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के साथ साथ आदिवासी समुदाय के जो ये वोटर्स हैं उन पर भी अपनी पकड़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के नाम पर अंतिम मुहर लगी। इतना ही नहीं, जो राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का गणित है, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं इस बारे में पूरा विस्तार पूर्वक कि किस तरीके से वोटों की जो गणित है वो बैठेगी, जिसमें जो NDA के पास लगभग 49% वोट हैं, वहीं विपक्ष के पास 51% वोट तब हो रहे थे जब पूरे विपक्ष के सारे दल एक मंच पर आ जाते हैं। उस परिस्थिति में 2% वोट विपक्ष के पास ज़्यादा थे, पर अभी तक विपक्ष एक मंच पर नहीं आ पाया है। ममता बनर्जी के प्रयास के बाद 18 दल जो थे वो एक मंच पर आए थे। उसके अलावा आम आदमी पार्टी, YSR कांग्रेस, BJD, इन सबों की स्थिति क्लियर नहीं थी। अब जब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लग चुकी है तो ये तय है कि BJD का समर्थन NDA के पक्ष में जाना ही जाना है। ऐसे में NDA को जो जीत के लिए ज़रूरी आंकड़े थे वो अब अपने आप वो पूरे हो रहे हैं, बल्कि उसके अतिरिक्त अब उसके पास अधिक वोट जो है एक्स्ट्रा भी होंगे। द्रौपदी मुर्मू के नाम को फाइनल करके और भारतीय जनता पार्टी ने BJD को अपने साथ साथ जोड़ने के अलावा वोटर्स को भी अपने साथ साधने का काम किया है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्षी एकता में अब महाराष्ट्र की जो राजनीतिक उठापटक है उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। शिवसेना के पास वहाँ पर संख्या बल था। शिवसेना अगर टूटती है
सरकार वहाँ पर गिरती है तो इसका असर भी राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर जो ज़रूरी आंकड़े माने जा रहे हैं, शिवसेना के अगर 37 विधायक टूट करके और अलग हो जाते हैं, तो ऐसे में जो टूटे हुए जो बाकी विधायक होंगे शिवसेना के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और स्वतः उनके वोटों का मूल्य वहाँ पर बढ़ेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जो राजनीतिक उठापटक है उसका भी ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस मंशा के साथ द्रौपदी मुर्मू के नाम पर उसने मोहर लगाई है उसको साधने में वो कितना कामयाब हो पाते हैं। साथ ही साथ विपक्ष की एकजुटता है, महाराष्ट्र की राजनीतिक उठापटक से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और अंत में विपक्ष के खाते में कितने वोट आ पाते हैं। धन्यवाद।